Hi everyone, I'm Apeksha Singh, your biology educator and I welcome everyone in this wonderful series जिसका नाम है रैपिड रिवीजन, जिसमें हम लोग बहुत ही कम टाइम में एक चैप्टर का रिवीजन करवा देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। सबसे पहला जो चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं वो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सबको पता है क्या होता है, जिसमें मेल एंड फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है। साथ ही साथ यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करी गई है, तो दैट मीन्स किसकी बात हो रही है? एंजियोस्पर्म की बात हो रही है। अब यहाँ पर तीन आपके रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है, पहले प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कौन कौन से होंगे? जो फर्टिलाइजेशन से पहले हो रहे होंगे, है ना। तो फर्टिलाइजेशन से पहले आपका गैमीट बनेगा, गैमीट का ट्रांसफर होगा, तो गैमीटोजेनेसिस वो आपके इसमें आ जाएगा। फिर आपका गैमीट का ट्रांसफर, पॉलिनेशन इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है फर्टिलाइजेशन, जिसमें मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो रहा होगा। तीसरा आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद आपके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया, एंडोस्पर्म बन रहा है, ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे? आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने मेल रिप्रोडक्टिव वॉल, जिसको हम लोग एंड्रोशियम बोलते हैं। तो एंड्रोशियम जो है इट कंसिस्ट ऑफ स्टेमेन। यहाँ पर स्टेमेन का आपके सामने स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना। दो पार्ट्स होते हैं, एक एंथर होता है और एक लंबी सी डंडी होती है जिसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। जो डिस्टल एंड है वो अटैच्ड होता है एंथर से और जो प्रॉक्सिमल एंड है वो अटैच्ड होता है थैलेमस से। अगर मैं एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर की बात करती हूँ तो ये बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड का मतलब यहाँ पर दो लोब्स प्रेजेंट होंगे, तो ये एक लोब और ये दूसरा लोब, ठीक है। साथ ही साथ एक लोब में यहाँ पर दो थिका प्रेजेंट होते हैं, तो टोटल 4 थिका यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो डाइथिकस एंड टेट्राथिकस होगा आपका एंजियोस्पर्म का एंथर, ठीक है। आई बात समझ में। अब आते हैं इसके ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर पे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया, यहाँ पर एक ये क्या है मैम जो आपने बनाया? ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये कैविटी प्रेजेंट होती है। तो टोटल 4 कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसके 4 डिफरेंट वॉल लेयर्स होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपिटम। जो आपके पहले के 3 हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन डेhiscence ऑफ एंथर। जो आपके टेपिटम है, जो इनर लेयर है ना, ये आपके न्यूट्रिटिव लेयर है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है आपके डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को, ठीक है। अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रोसेस पे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग माइक्रोस्पोर बना रहे हैं फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये सारा प्रोसेस कैसे होता है वो मैं आपको जल्दी से समझा देती हूँ। यहाँ पर स्पोरोजीनियस टिश्यू के सेल्स होते हैं, है ना। इसमें से जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है, ईच वन ऑफ देम हैव एबिलिटी टू बिकम माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पर आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल आ जाएगा, यहाँ पर इसमें मियोसिस होगा, मियोसिस से माइक्रोस्पोर टेट्राइड बनेगा। टेट्राइड बनने के बाद जब आपका एंथर मैच्योर और डिहाइड्रेट होता है, तब ये जो टेट्राइड बना है ये आपस में जो जुड़े थे वो डिसोसिएट हो जाते हैं और आपका माइक्रोस्पोर बनता है, ठीक है। अब ये जो माइक्रोस्पोर बना है बहुत छोटू साइज का होता है, तो उसका साइज बड़ा करेंगे कैसे? वैक्यूलराइजेशन करवा के। फिर उसके बाद यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन होता है, दैट इज इक्वेशनल डिवीजन। यहाँ पर 2 सेल बनते हैं, एक जनरेटिव सेल और दूसरा होता है वेजिटेटिव सेल। जो जनरेटिव सेल है वो छोटू है एंड इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, है ना। और अगर वहीं पे अगर आप वेजिटेटिव सेल की बात करोगे तो बड़ा है ना, इरेगुलर इसका न्यूक्लियस होता है और फूड रिजर्व होता है इसमें बहुत ज्यादा, ठीक है। इसी वजह से देख रहे हो एकदम मोटू सा है, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है। अगर मैं 60% एंजियोस्पर्म की बात करती हूं तो वो एंथर को रिलीज कर देते हैं एट 2 सेल स्टेज, मतलब इस स्टेज पे। ये जो आपका बना है ना, ये 2 सेल्ड मेल गैमीटोफाइट है, तो इस स्टेज पर 60% एंजियोस्पर्म के एंथर पोलन को रिलीज कर देते हैं, ठीक है। बट अगर 3 सेल स्टेज होगा तो उसमें क्या क्या होगा? यहाँ पर एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये 2 सेल्ड मेल गैमीटोफाइट है, इसमें एक और बार माइटोसिस होगा, उसके बाद आपका 3 सेल्ड मेल गैमीटोफाइट और मैच्योर पोलन बनता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर 2 मेल गैमीट्स होते हैं, ठीक है। ये क्या है? आपके 2 मेल गैमीट्स हैं। यहाँ पर ये आउटर एक्साइन है ना, जो किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है एंड इट इज डिसकंटिन्यूअस, है ना। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एब्सेंट है, इसको हम बोलते हैं जर्म पोर, जहां से पोलन ट्यूब निकलेगी। जो स्पोरोपोलिनिन है इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर नॉन। आप भाई कितना भी एसिड, कितना भी टेम्परेचर, कितना भी स्ट्रॉन्ग एल्कली एसिड जो भी डालना हो डाल लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी वजह से पोलन्स को काफी अच्छे से एज अ फॉसिल प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो इंटाइन होती है वो आपकी कंटिन्यूअस होती है ना, और वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है, ठीक है। आई बात समझ में। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट इज पोलन वाइबिलिटी। पोलन वाइबिलिटी का क्या मतलब होता है? देखो वाइबिलिटी का मतलब समझो, वाइबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब, है ना। अब जब पोलन ग्रेन आपके
एंथर से रिलीज हुआ है और जब तक वो स्टिग्मा पर लैंड करता है सिर्फ उतना ही टाइम है, ठीक है। और ये जो आपकी पोलन वाइबिलिटी है ना, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ठीक है। आई बात समझ में? अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखोगे कि कुछ जो सीरियल्स है जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, इसमें जो पोलन है इनका वो 30 मिनट्स के अंदर ही वाइबिलिटी को लूज कर देता है। साथ ही साथ अगर मैं कुछ और जैसे कुछ फैमिली जैसे कि आपका हो गया लेग्यूमिनेसी, रोजेसी, सोलेनेसी, इनमें जो पोलन है वो मंथ्स तक वाइबल रहता है, ठीक है। अब मैम अब इतनी ज़्यादा कम वाइबिलिटी होती है पोलन की, तो फिर इसको हम लोग कैसे जैसे अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना होगा तो अगर ये इतनी जल्दी अपनी वाइबिलिटी को लूज कर देगा तो इसका क्या सोल्यूशन है? तो इसका सोल्यूशन यही है कि हम पोलन को स्टोर करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इस टेक्निक को हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं ताकि उसकी हम वाइबिलिटी को प्रोलॉन्ग कर सके, ठीक है। पोलन ग्रेन की क्या इंपॉर्टेंस होती है भाई? मेल गेमेटोफाइट है, बहुत सारा इसमें न्यूट्रिशन होगा, तो बहुत सारी कंट्रीज में इसको फूड सप्लीमेंट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, टेबलेट्स के फॉर्म में, सिरप्स के फॉर्म में, जो रेस हॉर्सेस या फिर एथलीट इसको कंज्यूम करते हैं ताकि उनका परफॉर्मेंस जो है वो इन्हांस हो सके। साथ ही साथ जो ये आपके पोलन ग्रेन्स है वो एलर्जेंस भी होते हैं, एलर्जेंस वो होते हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं, ठीक है। तो जो पोलन ग्रेन्स है वो आपके एलर्जेंस भी हैं और जिसकी वजह से आपको बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है ना, तो सीवियर केसेस में एज्मा एंड ब्रोंकाइटिस भी आपको देखने को, ऐसे डिसऑर्डर्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पिस्टल और कार्पल। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कार्पल है ना और पिस्टल, और इसके वर्ल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? गाइनोशियम बोलते हैं। अब यहाँ पर देखोगे इसके 3 पार्ट्स है, स्टिग्मा जो प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करता है, स्टाइल, और ओवरी जो ये बल्ज पार्ट है ये ओवरी है, ये आपका ओव्यूल है ना, ये ओव्यूल हो जाएगा। अच्छा, अगर गाइनोशियम कंसिस्ट ओनली 1 पिस्टल या फिर कार्पल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोकार्पलरी बोलते हैं। अगर एक से ज्यादा होंगे तो उसको हम लोग मल्टी कार्पलरी बोलेंगे। अब ये जो मल्टी कार्पलरी है, मल्टीपल कार्पल्स है, ये फ्यूज्ड भी हो सकते हैं और ये क्या हो सकते हैं? फ्री भी हो सकते हैं। अगर फ्यूज्ड है ना, तो इसको हम लोग सिनकार्पस बोलते हैं, जैसे एग्जांपल आ जाएगा चाइना रोज एंड पैपेवर। अगर ये फ्री है तो इसको हम लोग एपोकार्पस बोलते हैं, जैसे एग्जांपल आ जाएगा मिशेलिया, ठीक है। आई बात समझ में? नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका मेगास्पोरोजेनेसिस। अगेन ये भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको भी हम लोग समझते हैं, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो इंपॉर्टेंट है भाई, पहले बता रही हूँ। देखो, मेगास्पोरोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग मेगास्पोर बना रहे हैं फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। कैसे बनता है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देख रहे हो, ये मेगास्पोर मदर सेल है ना, ये इसकी प्लॉइडी अभी 2n है। इसमें होगा सबसे पहले मियोसिस होने के बाद इसमें 4 मेगास्पोर्स बनेंगे, जिसमें से 3 तो डीजनरेट कर जाएंगे, सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बचेगा, ठीक है। क्या बचा? सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बचा। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये इट अंडरगोज द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन, राइट। तो यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, ये आपका सिर्फ फंक्शनल मेगास्पोर बचा था। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, 2 न्यूक्लियेट स्टेज बना, 4 न्यूक्लियेट बनेगा, 8 न्यूक्लियेट बनेगा। अगेन माइटोसिस हुआ, तो 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस के बाद आपका बनेगा ये फीमेल गेमेटोफाइट। आई बात समझ में? ठीक है। अगर मैं पूरे मैच्योर की बात करूं, है ना, मैच्योर एम्ब्रियो सैक की बात करती हूं, तो उसमें 3 एंटीपोडल्स आ जाएंगे, एक सेंट्रल सेल आ जाएगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई आ जाएंगे, 2 सिनर्जिड्स आ जाएंगे और एक एग आ जाएगा। तो एग और सिनर्जिड्स मिलकर क्या बनाएंगे? एग अपैरेटस बनाएंगे, ठीक है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर कितने सेल्स हो गए? 3 तो एंटीपोडल्स हो गए और आपके एक सेंट्रल सेल हो गया, और यहाँ पर 2 सिनर्जिड्स हो गए और एक एग हो गया, ठीक है। तो 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट, इसीलिए मैच्योर एम्ब्रियो सैक को हम क्या बोलते हैं? आपका 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट बोलते हैं, 8 न्यूक्लिएट स्टेज बोलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, ठीक है। अगर ये पोलन का ट्रांसफर हो रहा है सेम फ्लावर पे तो उसको हम ऑटोगैमी बोलेंगे। जैसे यहाँ पर पोलन रिलीज हुआ और इसी स्टिग्मा पर ये लैंड कर गया, तो इसको हम लोग ऑटोगैमी बोलते हैं या फिर सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर यही पोलन जो है दूसरे फ्लावर से इधर आता है ना, ये एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है, यहाँ पर पोलन इधर से इस स्टिग्मा पर लैंड करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, जीनोगैमी बोलते हैं।
अगर यहाँ से पोलन जो रिलीज हुआ है वो इधर गया है, इधर स्टिग्मा पर लैंड किया है, तो ये एक फ्लावर हो गया, ये दूसरा फ्लावर हो गया, बट ये प्लांट सेम है ना, डिफरेंट फ्लावर है बट प्लांट सेम है, तो इसको हम लोग गिटनोगैमी बोलते हैं। ठीक है, तो आपका सेल्फ पॉलिनेशन जिसको हम लोग ऑटोगैमी बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोगैमी बोलेंगे, और तीसरा आ जाएगा आपका गिटनोगैमी। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या क्या अडेप्टेशंस होते हैं फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, बस हम चाहते हैं नेक्स्ट जनरेशन कैसे भी आ जाए, तो उसके लिए क्या क्या अडेप्टेशंस होते हैं। सबसे पहले आ जाएगा मोनोक्लिनी। मोनोक्लिनी मतलब बाइसेक्सुअलिटी, अगर दोनों स्ट्रक्चर सेम फ्लावर पे हैं तो दैट मीन्स वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन तो होगी होगी। दूसरा होता है होमोगैमी, अगर दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स एक ही टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं तो वो भी इंश्योर करेगा कि सेल्फ पॉलिनेशन हो। क्लिस्टोगैमी क्या होता है, जिसमें फ्लावर्स ओपन ही नहीं होते, अगर ओपन ही नहीं होंगे तो उसमें क्या होगा, सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो ये सारे आपके इनब्रीडिंग डिवाइसेस है जो सिर्फ इंश्योर करेंगे कि आपका नेक्स्ट जनरेशन तो आ ही जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम आते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस पे। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको सेल्फ पॉलिनेशन का एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता देती हूँ। सेल्फ पॉलिनेशन का आपका एडवांटेज ये होता है कि नेक्स्ट जनरेशन तो आएगा, और डिसएडवांटेज क्या होता है कि यहाँ पर आपको जेनेटिक वेरिएबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, दूसरे पे आते हैं, दूसरा है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस जो हैं वो इंश्योर करेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन हो, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। तो इसमें सबसे पहले आता है यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब होता है कि फ्लावर्स आपने यूनिसेक्सुअल बनाए हुए हैं, अलग अलग है ना, तो मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, स्टेमिनेट फ्लावर्स है ना, फिर आपका पिस्टिलेट फ्लावर ऐसे टाइप के जिसमें सिर्फ पिस्टल्स प्रेजेंट है या फिर जिसमें सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट है। दूसरा है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का मतलब होता है कि दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही टाइम पर मैच्योर ना हो रहे हो। अगर एक टाइम पे मैच्योर होंगे तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा है ना, वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन होगा। बट अगर एक टाइम पे मैच्योर नहीं होंगे तो वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। हेटेरोसाइली एक मॉर्फोलॉजिकल बैरियर है जिसमें जो पोजीशन है स्टिग्मा, जो आपका पिस्टल है या फिर आपके स्टेमन का पोजीशन जो है अलग अलग होता है ना, ऊपर नीचे होता है, तो जिसकी वजह से जो आपका पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर लैंड नहीं कर पाता है ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल बैरियर। सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जो पिस्टल है वो रिकॉग्नाइज कर सकता है कौन सा सेल्फ पोलन है और कौन सा दूसरा वाला है, दूसरी स्पीशीज से आया है, तो इसी को हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अगर उसको लगेगा कि भाई यह तो हमारी स्पीशीज का है तो इसको रिजेक्ट कर दो, ठीक है, तो वो क्या इंश्योर करवाएगा, ये इंश्योर करवाएगा कि क्रॉस पॉलिनेशन हो। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस आपका इंश्योर करवाएंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन ही हो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट हम आते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स पे। तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एबायोटिक और बायोटिक। पॉलिनेटिंग एजेंट कौन होंगे, जो पॉलिनेशन करवाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे एबायोटिक बाय विंड और बाय वाटर, है ना, बाय विंड एनिमोफिली, बाय वाटर हाइड्रोफिली। बायोटिक में बाय एनिमल्स आ जाएगा, इंसेक्ट भी करवाते हैं, बर्ड्स भी कराते हैं, बैट्स, एंट्स, स्नेल, स्नेक, ये सारे क्या करवाते हैं, पॉलिनेशन करवाते हैं, इसीलिए इनको हम लोग पॉलिनेटिंग एजेंट्स बोलते हैं। अब कुछ कुछ एडेप्टेशंस होंगे, है ना, जैसे कि अगर विंड पॉलिनेशन हो रहा है, अगर विंड एक पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ एडेप्टेशंस होंगे। तो पहला हो गया कि जो फ्लावर्स होंगे बहुत ही ज्यादा स्मॉल और इनकॉन्स्पिकस होंगे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर जो फ्लावर्स होंगे बहुत ही ज्यादा अनअट्रैक्टिव होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है, कोई भी नेक्टर नहीं होगा, कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं देखने को मिलेगा। जो पोलन ग्रेन्स हैं, है ना, वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे होंगे। यहाँ पर जो स्टेमन है वो काफी ज्यादा वेल एक्सपोज होंगे, और यहाँ पर जो एंथर है वो वर्सेटाइल होगा, ठीक है। पोलन ग्रेन्स ड्राई, नॉन स्टिकी एंड डस्टी होंगे, क्योंकि इनको विंड में जाना है, तो अगर ये स्टिकी होंगे तो फिर ये विंड में नहीं जा सकते, ठीक है। गाइनोशियम फेदरी स्टिग्मा होगा, एग्जांपल आ जाएगा कॉर्नकॉब का टेसल, और टेसल्स क्या है, आपके स्टिग्मा एंड स्टाइल ही है। एग्जांपल ग्रास, डेट पाम, कोकोनट, शुगर केन, कैनबिस, ये सारे क्या है, इसमें विंड पॉलिनेशन होता है। हाइड्रोफिली आ जाते हैं, हाइड्रोफिली को समझते हैं वाटर पॉलिनेशन, और ऐसे फ्लावर्स जिसमें पानी से पॉलिनेशन हो रहा है ना, पानी पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, उसको हम लोग हाइड्रोफिलस फ्लावर बोलते हैं। क्या क्या एडेप्टेशंस आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर जो आपके पोलन्स होंगे लॉन्ग होंगे, रिबन लाइक होंगे, साथ ही साथ अनवेटेबल होंगे। अनवेटेबल का क्या मतलब होता है कि गीले नहीं होंगे, क्योंकि उसमें म्यूसिलेजिनस शीट प्रेजेंट होगी। अब यहाँ पर एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली, इसका क्या मतलब है, एपीहाइड्रोफिली का मतलब है कि ऊपर सरफेस पे हो रहा है, पानी के सरफेस पे पॉलिनेशन हो रहा है। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, वैलिसनेरिया दिया हुआ है। हाइपोहाइड्रोफिली पॉलिनेशन जो है अंदर हो रहा है, पानी के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोहाइड्रोफिली बोलेंगे। एग्जाम्पल आ जाएगा जोस्टेरा एंड हाइड्रोला, ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट हम आते हैं एंटिमोफिली पे। इंसेक्ट पॉलिनेशन में ऐसे फ्लावर जिसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन हो रहा है उनको हम लोग एंटोमोफिलस फ्लावर बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या अडेप्टेशंस होती है, क्या क्या आपको
चेंजेस देखने को मिलते हैं, मतलब कैसे डिफरेंट होते हैं ये ब्राइट कलर के इनके पेटल्स होते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर से, खुशबूदार होते हैं, नेक्टर होता है ना। कभी कभी ये एज अ रिवॉर्ड सेफ स्पेस भी प्रोवाइड करते हैं जहां पर वो एग ले कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाएगी, इंसेक्ट पॉलिनेशन, जिसमें इंसेक्ट से पॉलिनेशन हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। इसका क्या मतलब होता है मैम पोलन पिस्टल इंटरैक्शन का? यहां पर देखो बेसिकली होता क्या है, पोलन जो है आपके स्टिग्मा पर आकर लैंड कर दिया, ठीक है, लैंड कर गया। अब वहां से स्टिग्मा पर लैंड करने से, पोलन ट्यूब के बनने से और मेल गैमीट का सिनर्जिड में एंटर करने तक वो सारा क्या कहलाता है, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर पहले देखा जाएगा कि जो पोलन है वो राइट टाइप का है, रॉन्ग टाइप का है। अगर राइट टाइप का है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट कर दिया जाएगा और फिर बाकी की सारी प्रोसेसेस होंगी। अगर रॉन्ग टाइप का है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर क्या होगा मैम, पोलन ट्यूब बनेगी। अब यहाँ पर दो चीजें होती है, अगर आपका पोलन जो है 2 सेल स्टेज पर शेड हुआ है तो उसी टाइम पर जब पोलन ट्यूब बन रही है वहां पर जो जेनरेटिव सेल है वो डिवाइड कर जाएगा और 2 मेल गमीट्स बनाएगा। अगर 3 सेल स्टेज पे शेड हुआ है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले से 2 मेल गमीट वहां पर होंगे ही होंगे, ठीक है। उसके बाद पोलन ट्यूब बनेगी। पोलन ट्यूब जो है आपके माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करेगी और किसके थ्रू एंटर करेगी, कहां से एंटर करेगी, सिनर्जिड के थ्रू एंटर करेगी। अब यहां पर होगा क्या, ये देखो यहाँ पर मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट है ना, एक ट्यूब न्यूक्लियस होगा तो एक मेल गैमीट तो आपके एग के साथ फ्यूज कर जाएगा, है ना, जिसको हम लोग सिनगैमी बोलते हैं, और एक मेल गैमीट आपके पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाएगा, है ना, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पर ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा क्योंकि यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ तो इसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, विच इज अ वेरी यूनिक फीचर जो आपको सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलेगा। अगर आपको डबल फर्टिलाइजेशन बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप 1 शॉट्स में देख सकते हो। हाँ, अगेन ये रिवीजन सीरीज है, आप यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाया जाएगा। अगर आपने पहले ही 1 शॉट से पढ़ा हुआ है तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल सीरीज होने वाली है, या फिर आपने पहले पढ़ाई करी हो। अगर नहीं पढ़ा होगा तो फिर तो यार ऐसे मैं बोलूंगी नहीं कि आपको ऐसे इन रैपिड रिविजन से पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप पहले 1 शॉट देखो, उसके बाद रैपिड रिवीजन देखने आ जाना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, दैट इज अ वेरी यूनिक फीचर जो आपको सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पर जितनी भी सारी चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी है शॉर्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, बेसिकली एक क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है। इसमें आपको 2 चीजें याद रखनी है, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। इमैस्कुलेशन क्या होता है, हम अपने डिजायर्ड पोलन जो है स्टिग्मा पर शेड करना चाहते हैं, है ना, डस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इमैस्कुलेशन, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें इमैस्कुलेशन होगा, तो एंथर को रिमूव कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप, है ना, तो उस प्रोसेस को हम इमैस्कुलेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर जो स्टिग्मा है हो सकता है कि उस पर दूसरे पोलन्स भी आकर उस पर शेड हो जाए, उसका वो डस्ट हो जाए, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको बैग करवा सकते हैं, बैगिंग, है ना, विद द हेल्प ऑफ बटर पेपर हम उसको बैग कर सकते हैं ताकि दूसरे पोलन्स जो है दूसरे स्पीशीज से इस पर आकर लैंड ना करे, क्योंकि हम तो अपना मन पसंदीदा पोलन उस पर डस्ट करने वाले हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं बैगिंग, ठीक है। तो 2 चीजें आपको याद रखनी है, दैट इज इमैस्कुलेशन और बैगिंग। इमैस्कुलेशन में हम लोग एंथर को रिमूव करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप, और बैगिंग में हम लोग बटर पेपर से स्टिग्मा को कवर कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म और एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। अब एंडोस्पर्म डेवलपमेंट सबसे पहले होता है क्योंकि एंडोस्पर्म क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है आपके एम्ब्रियो को। यहाँ पर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले अगर मैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात करूँ तो यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन, तो यहाँ पर मल्टी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बना है ना। एग्जाम्पल क्या होता है, कोकोनट वाटर, ये किसका एग्जाम्पल है, आपके न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। फिर आता है सेलुलर एंडोस्पर्म, यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, यहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका सेलुलर एंडोस्पर्म। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, धतूरा एंड पिट्यूनिया, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है। अब क्या होता है ना, कभी कभी जो एंडोस्पर्म है कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, एग्जाम्पल पी एंड ग्राउंडनट एंड बीन्स हो गया, ठीक है। कभी कभी प्रोसेस कर जाता है जैसे कैस्टर एंड कोकोनट में। एम्ब्रियोजेनेसिस की अगर मैं बात करूं, एम्ब्रियोजेनेसिस जैसे मैंने बताया एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, ठीक है। तो जाइगोट बनने के बाद जो जाइगोट है वो किस में डेवलप होगा, एम्ब्रियो में डेवलप होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो और मोनोकोटिलेडनस एम्ब्रियो दोनों अलग अलग होता है। इसको
आप अच्छे से पढ़ लेना इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अगेन इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जैसे जाइगोट बना है ये आपका यंग एम्ब्रियो होगा, ठीक है, या फिर प्रो एम्ब्रियो आप इसको बोल सकते हो। फिर ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनेगा, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैच्योर, ये किसका है, ये डाइकॉट है ना, किसका है, डाइकॉट एम्ब्रियो है, ठीक है। और ये वाला जो आपको देखने को मिल रहा है ये मोनोकॉट एम्ब्रियो है। यहाँ पर जो मोनोकॉट मतलब होता है बेसिकली 1 कॉटिलिडन, डाइकॉट का मतलब होता है 2 कॉटिलिडन। यहाँ पर देखोगे 2 कॉटिलिडन्स है, यहाँ पर एक आपके पास एक ही कॉटिलिडन है। और ग्रास फैमिली में इस कॉटिलिडन को हम प्यार से स्क्यूटैलम बोलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे कॉलिप्टाइल है, प्लूम्यूल है, जो आगे जाकर क्या बनाएगा, शूट बनाएगा, ये कॉल्यूराइजा है, ये रेडिकल है, तो ये आपका मोनोकॉट एम्ब्रियो हो जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं एंजियोस्पर्मिक सीड पे। तो सीड है क्या, बेसिकली आपका फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीड बोलते हैं। अब यहाँ पर डाइकॉट सीड है ना, डाइकॉट सीड का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, डाइकॉट मतलब 2 कॉटिलिडन वाला सीड, ठीक है। तो डाइकॉट 2 कॉटिलिडन, यहाँ पर 1 और 2 कॉटिलिडन हो गया, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये प्लूम्यूल कहलाता है, जो आगे जाकर क्या बनाने वाला है, शूट बनाने वाला है। ये रेडिकल कहलाएगा, ये आगे जाकर क्या बनाएगा, आपका रूट बनाने वाला है। अब पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द कॉटिलिडन उसको हम एपिकोटाइल बोलते हैं। पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द कॉटिलिडन उसको हम हाइपोकोटाइल बोलते हैं। तो ये आपके डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मोनोकॉट सीड में। यहाँ पर अगेन ये आपका कॉटिलिडन हो गया, जिसको हम स्क्यूटैलम बोलते हैं। कॉलिप्टाइल, प्लूम्यूल, कॉल्यूराइजा जो रेडिकल को प्रोटेक्ट करेगा, कॉलिप्टाइल प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करता है। और ये आपका एंडोस्पर्म है। बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर जो मोनोकॉट सीड होते हैं वहां पर एंडोस्पर्म जो है बच जाता है ना। तो यहाँ पर आपको एंडोस्पर्म देखने को मिल रहा है। ये आपका मोनोकॉट सीड हो गया। अब ये जो आपके सीड्स होते हैं 2 टाइप के हो सकते हैं, एक होता है नॉन एल्ब्यूमिनस और दूसरा होता है एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है। नॉन एल्ब्यूमिनस जहाँ पर एंडोस्पर्म रेजिडुअल नहीं होता है, मतलब नहीं बचता है। जैसे एग्जांपल आ जाएगा पी ग्राउंडनट एंड बी। एल्ब्यूमिनस क्या हो गया, जहां पर एंडोस्पर्म बच गया है। एग्जांपल आ जाएगा मेज, बार्ले, कैस्टर, कोकोनट, सनफ्लावर, व्हीट, ठीक है। आई बात समझ में। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी जो न्यूसेलस है वो भी परसिस्ट कर जाता है, जिसको हम पेरिस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ सीड्स में, ब्लैक पेपर और बीट में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होता है सीड का, इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो अगेन बेटर डिस्पोजल है ना, प्रोटेक्शन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में अगर आप देखोगे तो फूड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब किस पे बेस्ड है, सीड्स पे ही बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सीड वाइबिलिटी। वाइबिलिटी मतलब एबिलिटी टू जर्मिनेट है ना, एबिलिटी टू जर्मिनेट। अब ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रिजर्व फूड मटेरियल एंड वाटर पे। कभी कभी क्या है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि कुछ सीड जो है एक्सट्रीम सीड वाइबिलिटी का सीड वाइबिलिटी दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है ल्यूपिनस आर्टिकस और दूसरा आपका डेट पाम, ठीक है। इन्होंने काफी ज्यादा एक्सट्रीम सीड वाइबिलिटी दिखाई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टॉपिक पे फ्रूट। और यहाँ पर फ्रूट क्या है, बेसिकली आपका राइपेंड ओवरी। ओवरी क्या है, किस में डेवलप हो रहा है, फ्रूट में डेवलप हो रहा है। 2 टाइप के होते हैं फ्रूट, आपका ट्रू फ्रूट होता है और दूसरा हो जाएगा आपका फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट सिर्फ ओवरी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्रूट फॉर्मेशन में, अगर थैलेमस भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसको हम लोग फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्रू फ्रूट का एग्जांपल आ जाएगा वाटरमेलन एंड ग्रेप्स। यहाँ पर इसका एग्जांपल आ जाएगा एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड केशो। कभी कभी क्या होता है, फ्रूट बन जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग पार्थिरोकार्पी बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे और हमारा लास्ट टॉपिक है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस बेसिकली क्या है, जहां पर सीड बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सीड का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब होता है बहुत सारे एम्ब्रियोज बन रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जो आपका मेगास्पोर मदर सेल था ना, उसमें म्यूसिस नहीं होता है, वो डायरेक्टली डेवलप हो जाता है और पूरा ये जो भी आपके स्ट्रक्चर्स बने एंटीपोडल, इनकी प्लॉइडी 2n ही रह जाती है, ठीक है। तो अब 2n है तो यहाँ पर कोई मेल गैमीट नहीं आ रहा है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एग जो है जाइगोट में डेवलप होगा, जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, है ना, और फिर उसके बाद वही सीड बना देता है। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एपोमिक्सिस का हो गया। बेसिकली यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, दैट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। पॉलीएम्ब्रियोनी की बात मैं करूँ तो दूसरे स्ट्रक्चर्स कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एम्ब्रियो फॉर्मेशन में। देखो जैसे कि आपका न्यूसेलस हो गया, इंट्यूगमेंट हो गया, यहाँ पर जाइगोट बन रहा है, अब जाइगोट यही डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में। तो बहुत सारे एम्ब्रियो जो बहुत अदर मतलब दूसरे स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एम्ब्रियो फॉर्मेशन में, उसको हम लोग पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल सिट्रस, मैंगो एंड ओपेंशिया। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या होता है आपके एपोमिक्सिस का, बेसिकली अगर आपको
ऑफस्प्रिंग की सुपीरियोरिटी को मेंटेन करके रखना है तो उसके लिए हम लोग एपोमिक्सिस करवाते हैं। मतलब अगर आप उसमें कोई भी जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं चाहते हो, है ना, नेक्स्ट जनरेशन में कोई जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं चाहते हो, तो उसमें जो आपका एपोमिक्टिक सीड है वो काफ़ी ज़्यादा काम में आएगा। ठीक है, ये इसका सिग्निफिकेंस हो गया है और इसी के साथ आपका पहला चैप्टर समाप्त होता है। आई एम होपिंग आपने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको डिटेल में देखना है तो अगेन आप वन शॉट्स को रेफर कर सकते हो। वन शॉट को करने के बाद ही आप रैपिड रिविजन देखना, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो।